बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वाक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हैं आपके इंग्लिश टीचर मोहम्मद अमजद भट्ट। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोथ ईयर्स, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अगर हम इसको ज़रा डिटेल से देखें तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास, आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से, कि जो बुक वन है डियर स्टूडेंट्स, बुक वन में से हमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो हमें दिए जाते हैं 12 नंबर के लिए। और इसी तरह जो बुक थ्री है, जिसका जो पोइम्स का सेगमेंट है, उसमें से ये हमें 8 नंबर के लिए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और इसी तरह जो बुक थ्री का प्लेस का जो सेगमेंट है, उसमें से भी हमें 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कुल मिला के ये 30 नंबर का एक क्वेश्चन है। सो अब इस एतबार से, अगर नंबर्स के एतबार से देखें तो ये आपको पता है, ये अब आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये नंबर्स के एतबार से सबसे बड़ा और सबसे हैवी क्वेश्चन है। और इसी तरह अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में हमारे पास जो बुक टू है, बुक टू के जो है सेगमेंट, जो प्रोज है वाला, जिसमें एसेज हैं ख़ास तौर पे, उन एसेज वाले सेगमेंट में से जो हमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमने करने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर 12 मार्क्स, वो 12 नंबर के लिए हैं। और जो हीरोज़ का सेगमेंट है, हीरोज़ के सेगमेंट में से हमें फिर ये 12 मार्क्स के होते हैं। और जो गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसको हम बुक फोर भी कह देते हैं, जो कि नॉवल है, उसमें से हमें 16 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। और सेकेंड ईयर में ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। सो अगर नंबर्स की वेटेज के एतबार से बात करें तो दोनों सालों में सबसे बड़ा हैवी जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट है। और फिर अगर हम दूसरे एंगल से देखें, जो कि ये है कि इनकी जो सिलेक्शन है, ऑब्वियसली उसका जो एरिया है, जो सिलेक्शन का जो कंटेंट है, वो जहाँ से ये बनाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा वास्ट है। ऑब्वियसली सारी दोनों सालों की पूरी पूरी किताबों में से ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आप समझ सकते हैं इस बात के बाद कि ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, जो हमने पेपर्स में इसको लिखना है, इसका सही सही आंसर देना है, ये हमारे लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो इसी के हवाले से दूसरी जो इसका पहलू डियर स्टूडेंट्स जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दोनों सालों में शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो पोटेंशियली स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा नंबर अनफॉर्चुनेटली खा सकता है। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें से एक रीज़न ये भी आप कह लें कि स्टूडेंट्स का जो लिखना है वो दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से रिक्वायरमेंट है बोर्ड की, या जिस तरह से रिक्वायरमेंट है एक करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस को बनाने की या करेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की, उस तरह से तालिब इल्म नहीं लिख पाते। इसमें कुछ बातें जो है वो आप चेकिंग के स्टैंडर्ड्स के ज़िम्मा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई समझदार एग्जामिनर, कोई ऑनेस्ट एग्जामिनर बैठ के स्टूडेंट्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर मार्क करता है, तो बहुत दफ़ा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, कि बहुत दफ़ा ऐसी कमियां, गलतियां सामने आती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिखने से मुतल्लिका हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन की भी कह लें आप बात होती है, जिसमें ऑब्वियसली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस का भी मैटर होता है, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को सही तरह से प्रेजेंट करने का अंदाज भी जो है वो मैटर कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और इसके लेक्चर के एंड तक जाते जाते इंशाल्लाह अगर आप पूरी तवज्जो से इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपने शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और अगर आप इस बताए हुए मेथड पर
अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो करते हैं, तो ये यकीन कीजिएगा कि इंशाल्लाह आप जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में स्कोर कर सकेंगे। तो आई वुड प्रे और आई वुड होप कि अल्लाह ताला ये दोनों सालों में आपके इन क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स जो हैं वो लाने में मददगार रहें आपके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका आगाज़ करते हैं इस लेक्चर का। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी बात कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम्स में दिया जाता है, ये एक्चुअली हमारे अंदर एज अ स्टूडेंट कौन से वो स्किल्स हैं जो कि टेस्ट करता है, या एग्जामिनर इन शॉर्ट क्वेश्चंस के जरिए कौन से स्किल्स टेस्ट करना चाहता है हमारे अंदर, ताकि उसके अगेंस्ट हमारी प्रेपरेशन को वो जज कर सके। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जिसको आप सादा लफ्जों में कह लें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट है वो आपकी किस लेवल की है। तो ये बड़ी ऑब्वियस बात है, शॉर्ट क्वेश्चन के को सही आंसर करने के लिए अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन को सही आंसर कर ही नहीं सकते, आप कभी भी टू द पॉइंट और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। तो कॉम्प्रीहेंशन इज द फर्स्ट थिंग, जिसको टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे तमाम स्टूडेंट्स बहरहाल इस पे काम करते हैं, टेक्स्ट की रीडिंग खुद भी करते हैं और क्लासेस में असातिज़ा कराम भी उनको पढ़ाते हैं, और इस एतबार से जो फिर टेस्ट्स वगैरह रेगुलर वो देते हैं उसमें भी वो टेक्स्ट रीडिंग की तरफ बहरहाल किसी ना किसी अंदाज से रुजू करते हैं, जिससे उनकी कॉम्प्रीहेंशन बहरहाल बेहतर होती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती है। लेकिन मसला चूँकि इंग्लिश हमारे लिए एक सेकेंड लैंग्वेज है, और फिर हमारा अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है एग्ज़ाम्स का, उसमें हमें शुरू से सेल्फ राइटिंग की तरफ इतना पुश नहीं किया जाता, इतना इनकरेज नहीं किया जाता, तो उस वजह से राइटिंग में हमें थोड़े मसाइल आते हैं। बच्चे कॉम्प्रीहेंशन में, मेरे कहने का मतलब है कि वो ठीक होते हैं, चीज़ों को समझ वो ठीक लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो फिर वो करेक्ट सेंटेंसेस यानी कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, और सेंटेंसेस की वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाने में, सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स को काबू करने में जो है वो नाकाम रहते हैं। इस वजह से जो है वो बहुत सारे मसाइल उनको एग्जामिनर की तरफ से पेश आते हैं, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल होने की वजह से एग्जामिनर जो है वो उनको पूरे मार्क्स नहीं देता। और आयरॉनिकली बच्चा ये कह रहा होता है, ये कई दफ़ा हमने सुना है कि जी मैंने तो ये 4 लाइन का 5 लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, लेकिन मेरे जो है वो मुझे नंबर 1 दिया गया। तो एक्चुअली उसमें जो है वो गलती मोस्टली या तो ग्रामर के स्ट्रक्चर की जो है वो होती है, या सेंटेंसेस का मेन जो स्ट्रक्चर है, लेंथ है, उसको सही काबू ना करने की वजह से जो सेंटेंस एम्बिगुअस हो जाता है, गैर वाज़ेह हो जाता है अपने मतलब में, उस वजह से गलती हो जाती है और स्टूडेंट को भी अनफॉर्चुनेटली उसका पता नहीं लगता। तो राइटिंग जो है वो मेन आप समझ लें कि हमारा जो मसला है, जिस पे हम बात भी करेंगे ख़ास तौर पे आज के इस लेक्चर में, ये हमारा मेन मसला है। इस पे हम थोड़ी सी बात भी करेंगे कि कैसे हमने इसको लेके चलना है। तो और तीसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द मेमोरी। ऑब्वियसली आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ज़हन नशीन करते हैं। जब आप टेस्ट में बैठते हैं तो उसी मेमोरी से, उसी अंडरस्टैंडिंग से आप रिकॉल करके उसे पेपर पर राइट डाउन करते हैं। तो तीसरा स्किल जो एग्जामिनर चाहता है कि वो आप में ये होना चाहिए, तीसरा स्किल जो एग्जामिनर चाहता है कि वो आप में टेस्ट करे, दैट इज योर मेमोरी ऑब्वियसली। तो 3 चीजें इस शॉर्ट क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया जाता है, एग्जामिनर 3 चीजें से हमारी टेस्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट मींस कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग स्किल्स और ऑब्वियसली मेमोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमने देखना है, विच इज इंपॉर्टेंट, कि एक्चुअली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की टाइप्स किस तरह की हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन
की बुनियाद पे कैटेगराइज करें शॉर्ट क्वेश्चंस को कि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में किस तरह की होती है। तो अगर हम उस बुनियाद पे शॉर्ट क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें तो टेक्स्ट में किसी भी तौर पे किसी भी टेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक जो इंफॉर्मेशन है दैट इज स्टेटेड, यानी कि एग्जैक्ट जो टेक्स्ट में लिखे हुए वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट द स्टेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट, जो बयान की गई है। स्टेटेड मीन्स उर्दू में जिसे आप कह सकते हैं बयान करदा। तो जो बयान करदा इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑब्वियसली नोन एज स्टेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरी डियर स्टूडेंट्स जो है उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन ये है कि आपको वो इत्तला टेक्स्ट में स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ नहीं मिलेगी, खास वर्ड्स के साथ जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन आप टेक्स्ट को पढ़ने के बाद वो उसमें से अखज जरूर कर सकते हैं, आप उसमें से वो बात वो मतलब निकाल जरूर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सादा सी बात अगर मैं कहूं, मैं कहता हूं कि शाहिद आफरीदी ने मैच में 12 छक्के लगाए। तो अब ये जो मेरा जुमला है इसमें जो इंफॉर्मेशन जो इत्तला मैंने दी है वो ये है कि शाहिद आफरीदी ने मैच में 12 छक्के लगाए। तो लेकिन जो चीज इसमें नहीं लिखी लेकिन इसको पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं, वो उनमें से एक ये हो सकती है कि शाहिद आफरीदी एक एग्रेसिव प्लेयर है, वो एक हार्ड हिटर है। ये इन लफ्जों के साथ जो है वो मैंने जो पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ा या जो इंफॉर्मेशन आपको बताई उसमें ये लिखी नहीं हुई, लेकिन आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, आप इससे ये अखज कर सकते हैं। तो इम्प्लाइड का मतलब है अखज करदा या अखज शुदा। सो लिहाजा दो तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास टेक्स्ट में होती है, स्टेटेड और इंफॉर्मेशन। तो इसी बुनियाद पे अगर हम इंफॉर्मेशन के एतबार से कैटेगराइज करें सेंटेंसेस को तो दो तरह के हैं, स्टेटेड और इम्प्लाइड। तो स्टेटेड इंफॉर्मेशन के जो सवालात होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका आंसर के लिए मेनली जिस स्किल को आपको ब्रुए कार लाना पड़ता है वो आपकी मेमोरी है। कि वो बड़ी सीधी सीधी सादा बातें हैं और आप अपनी मेमोरी को, यादाश्त को ब्रुए कार लाते हुए आप वो सवालात, ऐसे सवालात के जवाब दे सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे देखें तो हमने यहाँ पे कुछ मिसालें लिखी हैं इन सवालात की। तो ये फर्स्ट ईयर के पहले ही लेसन में से, वे डिड नोमा रिसीव अ कॉल फ्रॉम आफ्टर पुशिंग द बटन, तो ये पहले ही लेसन में से ये सवाल है फर्स्ट ईयर के। तो ये बड़े वाज़े तौर पे इसका जवाब जो है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें से कोई चीज़ अखज करने की ज़रूरत नहीं है और बड़े वाज़े तौर पे इसका जवाब टेक्स्ट में लिखा है। और वो ये लिखा गया है कि वो मिस्टर स्टीवर्ट ने जो है वो उन्हें कॉल की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मिस्टेकन एम्बिशन। ये सेकंड ईयर का डियर स्टूडेंट्स जो है वो व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज जो लेसन है उसमें से ये सवाल है। तो मिस्टेकन एम्बिशन इज अ डायरेक्शन दैट इज मैप्ड आउट बाय द पेरेंट्स ऑफ अ स्टूडेंट। This is such a direction which runs counter to the abilities and interests of the student। ये भी वर्डिंग आपकी टेक्स्ट में इस तरह से लिखी गई है, तो लिहाजा ये भी स्टेटेड इंफॉर्मेशन पर मबनी सवाल हुआ। और why did Ralston not like Mr. Chips? तो ये मिस्टर चिप्स के 11वें चैप्टर में से डियर स्टूडेंट्स जो है वो सवाल है। सो इसमें ये बातें भी वहां पे टेक्स्ट में बड़े वाजे तौर पे बयान की गई हैं कि मिस्टर चिप्स को जो है वो राल्स्टन क्यों पसंद नहीं करता था। और चौथी बात, हाउ डिड क्रेटन इम्प्रेस जनरल पावर्स, तो ये तो प्लेस में से है और ये हमारी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। सो ये भी बात बड़े वाजे तौर पे टेक्स्ट में मुख्तलिफ मुकामात पर लिखी गई है, स्टेटेड है। इसको यानी कि इसका जवाब देने के लिए जो स्किल आपको बुनियादी तौर पे चाहिए होगा दैट इज योर मेमोरी। अगर आपने अच्छी कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट की है, रीडिंग की है और चीज़ें मेन पॉइंट्स उसके मेमोराइज हैं आपके पास, तो आप इन सवालों का जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग भी ठीक हो तो देयर इज नो चांस कि इसमें से आपका नंबर कट सके। देन वी कम टू द इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन।
सो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन के जो अगर आप देखें कि खास तौर पे हमारी जो पोएम्स का जो सेगमेंट है, इसमें जो मॉरल लेसन या थीम के जितने भी क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सब के सब इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन पे हैं। किसी पोएम में आपको उसका थीम या मॉरल लेसन खास लफ्जों के साथ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन हर पोएम का एक थीम जरूर है, हर स्टोरी का एक थीम जरूर है, हर कहानी का, हर पोएम में से एक मॉरल लेसन आप जरूर जो है वो डिराइव कर सकते हैं, उसमें से अखज कर सकते हैं। सो लिहाजा जो भी मॉरल लेसन और थीम्स वाले क्वेश्चन हैं, ये इम्प्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसी तरह जो है वो अगर आप देखें, एक और क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट ईयर के पहले ही लेसन में से, बुक 1 के, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो अगर आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो टेक्स्ट में एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ जो है वो आपका इसका जवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरह व्हाट इज meant बाय डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ये सेकंड ईयर का जो लेसन है चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, उसका डियर स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसका भी जवाब आप ढूंढेंगे टेक्स्ट में, तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ जो है वो नहीं मिलेगा इसका जवाब। भी चाइनाज वे टू प्रोग्रेस लेसन था, उसमें से ये जो है वो सवाल लिया गया, तो वो नहीं मिलेगा। तो लेकिन टेक्स्ट में बड़ा वाज़े तौर पे इसका सिग्नल, इशारा, बात मौजूद है कि आप इसका जवाब जो है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसमें से अखज कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और आखिरी मिसाल डियर स्टूडेंट इस जमन की ये है इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन के हवाले से, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाई डज चर्चिल क्रिटिसाइज एग्जाम। ये फर्स्ट ईयर एट हैरो हीरोज के सेगमेंट जो हमारा सेकंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर एट हैरो लेसन है, 11वां लेसन ये बनता है। तो ये वहां से ये हमारा जो है वो क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। तो इसमें राइटर ने आपकी ओपिनियन पूछी है डायरेक्टली, सो ऑब्वियसली ये आपने अपने अल्फाज में अपनी तरफ से जवाब देना है, और आप टेक्स्ट की जो रीडिंग की है उसको बुनियाद बनाते हुए आप अपनी राय जो है वो यहाँ पे देंगे। तो ये भी एक इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन पर मबनी सवाल है। और जो इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन पर मबनी सवाल है डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन की जरूरत है, यानी कि एनालिटिकली आपने अगर टेक्स्ट पढ़ी है, आपने सही तरह से बाकायदा तौर पे टेक्स्ट समझकर पढ़ी है, तो फिर आप बेहतर हो सकते हैं इन सवालात का जवाब देने में। और वो तालिब इल्म जो कि सवालात को महज हेल्पिंग बुक्स से याद करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इस सवालात में, इस तरह के सवालात का जवाब देने में उनको मसला हो सकता है, वो ट्रबल में रह सकते हैं। सो लिहाजा क्या कहते हैं कि ये सवाल के जो इस टाइप को बताने का मकसद ये हुआ कि आप कॉम्प्रीहेंशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और स्टेटेड इंफॉर्मेशन का जो है वो बताने का मकसद ये हुआ कि आप जो है वो मेमोरी को, मेमोराइज करने को, टेक्स्ट बुक को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेमोराइज करने से मुराद ये नहीं कि आप टेक्स्ट की लाइनें याद करना शुरू कर दें, लेकिन ये कि जो उसके इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट्स हैं, आपको वो कम अज़ कम ज़रूर पता होने चाहिए, उनकी रीडिंग एक्सटेंसिवली और रिपीटेडली होनी चाहिए। फिर वो ऑटोमेटिकली, ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़े याद करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ रिपीटेड और क्या कहते हैं प्रॉपरली स्पेस्ड रीडिंग के साथ, यानी कि मुनासिब वक्फे के बाद, रीडिंग के बाद अगर आप रीडिंग करते रहेंगे टेक्स्ट की, तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी होगी शॉर्ट क्वेश्चन की टाइप जो कि इंफॉर्मेशन पर मबनी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी जो टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी कि सवालात जो हैं वो शक्लो सूरत में कैसे हैं, वो बनाए जाने में कैसे हैं, वो उस बुनियाद पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फॉर्मेट प्रेजेंट करने में, उसकी वर्डिंग को प्रेजेंट करने में, उसको हम कहते हैं कि जो उसकी वर्डिंग है या उसका जो फॉर्मेट है, उसकी बुनियाद पे सवालात की जो है वो कितनी इकसाम है, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 3 इकसाम है। पहली जो किस्म है वो ये है कि द क्वेश्चन दैट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद WH वर्ड्स, और क्वेश्चंस जो जिनको हम नोट, डिस्क्रिप्शन या स्टेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से आगाज होने वाले क्वेश्चन है उसकी मिसालें हमारे पास यहाँ पे लिखी हैं। डिड नॉर्मा लव हर हस्बैंड, सो ये डिड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है,
इसका आगाज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब से। हैज मिस्टर चिप्स एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, तो हैज से इसका आगाज हो रहा है, हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है। और ये फिर WH वर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, ये WH क्वेश्चन है। व्हेन डिड राल्स्टन डाई, तो ये भी एक WH क्वेश्चन है। इसका हम डिटेल व्यू भी आगे लेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये फिलहाल के लिए ये सिर्फ बताना मकसद है कि ये 3 स्ट्रक्चर के एतबार से इसकी टाइप्स हैं। फिर नोट, डिस्क्रिप्शन और स्टेट इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हॉलो मैन। ये द हॉलो मैन जो पोएम है हमारी बुक 3 की, उसमें से है ये वाला क्वेश्चन। तो लिहाजा क्या कहते हैं, और ये जो है वो फर्स्ट लेसन में से है, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट लेसन फर्स्ट ईयर। और ये क्या कहते हैं कि जो हमारा 16th चैप्टर बनता है मिस्टर चिप्स का, उसमें से है। और व्हाई डिड ये भी फर्स्ट लेसन है फर्स्ट ईयर का। और व्हाई डिड when did Ralston die is not when did Ralston leave Brookfield है, ये एक्चुअली इसकी करेक्शन है। सो व्हेन डिड राल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड, तो ये जो है ये 12वें लेसन में से है। और ये भी जो है सेकंड ईयर का जो है वो फर्स्ट लेसन जो है वो उसमें से है। सो डियर स्टूडेंट, ये बताने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि इन तीनों तरह के क्वेश्चन को आंसर करने का अंदाज भी डिफरेंट है। ये सिर्फ इसलिए आपने ज़हन नशीन करना है कि इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने का अंदाज भी डिफरेंट है। वो आगे चल के हम देखते हैं कि वो किस तरह से डिफरेंट है, बड़ी डिटेल से हम इस पे जो है वो बात करेंगे। तो अभी तक हमने डियर स्टूडेंट्स जो है वो ये समझा कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे कौन से स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो हमने कहा कि वो कॉम्प्रीहेंशन को टेस्ट करते हैं, वो हमारी राइटिंग एबिलिटी को देखते हैं और हमारी मेमोरी को देखते हैं ये। और फिर हमने देखा कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास किस टाइप्स के हैं। तो हमने कहा जी कि वो अगर हम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे देखें तो वो स्टेटेड और इम्प्लाइड है, और अगर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पे देखें यानी कि क्वेश्चन की वर्डिंग और फॉर्मेट के अंदाज से देखें तो 3 तरह के हैं। तो ये अभी तक की बात हमारी डियर स्टूडेंट्स ही है। फिर अगला जो पॉइंट है विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस होल लेक्चर, दैट इज हाउ टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्चुअली आंसर कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, के बड़े सिंपल सादा दिखने में ये 3 स्टेप्स हैं, लेकिन जब हम इनको अनफोल्ड करेंगे, आगे इस पे बात करेंगे, तो इनको समझना खासा इंपॉर्टेंट और आप देखेंगे कि इनमें खासा मवाद है समझने के लिए। तो 3 सादा बातें जो यहाँ पे हमारे लिए हैं कि ये याद रखना आपके लिए जरूरी है कि ताकि आप इसको माइंड मैपिंग कर सकें, बाद में रिकॉल कर सकें कि ये 3 स्टेप चेक लिस्ट बना लें कि क्या ये 3 काम आप कर रहे हैं क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन को। सो पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ क्वेश्चन, कि आप ये समझें कि जो सवाल का जवाब आपको देने के लिए कहा गया है उस सवाल में उसका सवाल का स्कोप क्या है, वो आपसे कितना मैटर जो है वो डिमांड कर रहा है, उसके अगेंस्ट कितना मैटर आपने उसमें प्रोवाइड करना है, और ऑब्वियसली कौन सा मैटर प्रोवाइड करना है। फिर दूसरी बात ऑब्वियसली है कि जब आप पहले ये समझ लेंगे, यानी कि लिखने से पहले ये गौर कर लेंगे कि ये मैंने लिखना है और ये नहीं लिखना है। फिर जो अगला मरहला है कि जब आप लिखना शुरू करें, और जब आप लिखना शुरू करेंगे ऑब्वियसली यू विल बी वेरी केयरफुल, आप सही तरीके से उसको लिखेंगे, सही ग्रामेटिकल कन्वेंशंस को और इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब आप लिख लेंगे, व्हेन यू हैव रिटन दैट डाउन, तो फिर आप उसको रीचेक भी करेंगे। तो ये तीनों स्टेप्स डियर स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक चेकलिस्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चन को सही या गलत आंसर करने के हवाले से। अगर आपने जजमेंट देनी है तो ये 3 आपकी जाती जो है वो चेकलिस्ट बन सकती है। अब हम इनमें से हर एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द स्कोप। तो इससे क्या मुराद है, पहले तो हम ये समझते हैं कि स्कोप से क्या मुराद है। स्कोप से डियर स्टूडेंट्स यहां पर मुराद ये है व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत दफा बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो स्कोप पे गौर नहीं करते। जब वो स्कोप पे गौर नहीं करते और रैंडमली लिखना शुरू करते हैं
तो सवाल का जवाब वो लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उस जवाब का इख्तिताम नहीं कर पाते और सवाल का जवाब अननेसेसरीली लेंथी होता जाता है। और जब बच्चे को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो जाए कि सवाल का जवाब लेंथी हो गया है, तो फिर वो इनएविटेबली उस लेंथी पार्ट में गलतियां भी ज्यादा करना शुरू कर देता है। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग द स्कोप जो उसका पहले समझ लें माइंड वर्क है सवाल का जवाब देने से पहले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि आप ये तय करें कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। और ये याद रखें कि ये तय किया जाना कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ये वही तालिब इल्म कर सकता है जिसकी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट बेहतर है। अब यहां से फिर देख लें वो जो हमारा पहला स्किल हमने लिखा था कि कॉम्प्रीहेंशन हमारी टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर, वो यहां पे भी अप्लाई होगी, वो यहां पे भी टेस्ट होती, चेक होती हमें दिखाई देती है। और इसी तरह दूसरी बात स्कोप के हवाले से डियर स्टूडेंट्स वो ये है हाउ मच टू राइट, व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट, और फिर हाउ मच टू राइट, तो ये कितना लिखना है। तो ये दो चीजें जब आप कुल मिला के ये तय कर लें सवाल का जवाब देने से पहले, तो यकीन करें कि आपके सवाल को लिखने का प्रोसेस बड़ा स्मूथ हो जाएगा। आप जो है वो बड़े सुकून से और बेहतर तरीके के साथ इंफॉर्मेशन को ज्यादा फोकस्ड वे में जो है वो उसको लिख पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, माइंड क्लटर का जो है वो शिकार नहीं होंगे। लिखते हुए सोचेंगे तो गलतियां होने के ज्यादा चांसेस होंगे। सो लिहाजा इसका स्कोप अंडरस्टैंड करना सवाल का बहुत जरूरी है। ये अब होगा कैसे, ये स्किल आता कैसे है, इसको भी मैं साथ साथ एड्रेस करना चाहूंगा। तो डियर स्टूडेंट, पहली चीज एक्टिव एंड रिपीटेड टेक्स्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको हमने शुरू में कॉम्प्रीहेंशन का नाम दिया है। ये जो लफ्ज एक्टिव यहां पे डियर स्टूडेंट्स मेंशन किया गया है, सो एक्टिव से मुराद ये है कि ये नहीं कि हम जब टेक्स्ट रीडिंग करें तो बुत बन के जो है वो हम पढ़े और सिर्फ इस बात पे इक्तफा कर लें चूंकि मेरे पास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की ट्रांसलेशन मौजूद है तो उस ट्रांसलेशन समझ लेने से ही सारी टेक्स्ट समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालिसिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या बताई जा रही है बात, क्यों बताई जा रही है और कि किस हवाले से ये जो है वो बात बताई जा रही है, पूरा उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तब आपकी इसकी दैट इज नोन एज एक्टिव लर्निंग और एक्टिव रीडिंग। इसको जो है वो हम एक्टिव रीडिंग कहते हैं कि यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन एज यू आर रीडिंग, दैट इज एक्टिव रीडिंग। इसको जो है वो एक्टिव रीडिंग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि अंडरस्टैंडिंग द स्कोप के लिए जरूरी है, वो जब आप पर्टिकुलरली सवाल का जवाब लिखने लगे हैं तो एक बात आप ये भी देख सकते हैं कि यू मे अज्यूम दैट द एग्जामिनर हैज नो प्रायर नॉलेज। जिस सवाल का जवाब उसने आपसे पूछा है तो ये अज्यूम कर सकते हैं, आपको ये अज्यूम करना चाहिए बहुत दफा कि जो एग्जामिनर है उसको इस सवाल का कोई भी पता अता नहीं है, उसका शुरू और आखिर नहीं पता। सो लिहाजा आप उसका जवाब जो है वो बिल्कुल इस अंदाज से देना शुरू करें जैसा कि आप एग्जामिनर को नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे को बात समझाने जा रहे हैं, या आप एक ऐसे बच्चे को बात बताने जा रहे हैं जो कि गालिबन जो है उसके पास उस बुक का जिसका उसका बहुत कम नॉलेज है। इस अंदाज से अगर आप जवाब देंगे तो आप उसके स्कोप को ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा क्लैरिटी से जो है वो प्लान कर पाएंगे। और तीसरी चीज है कि जो कि अंडरस्टैंडिंग द स्कोप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि आप ये तय करें कि वो सवाल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, और वो जो सवाल है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे या वो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पे उसकी टाइप क्या है, वो स्टेटेड है या वो इम्प्लाइड है, ये भी आपको तय करना होगा। और इसी खास तौर पे ये तय करना होगा। और अगर आप ये भी फिर देखें, वो तो आपको जो ही पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो है वो सवाल की स्ट्रक्चर के एतबार से जो है वो टाइप क्या है। तो स्ट्रक्चर के एतबार से जो है वो हेल्पिंग वर्ब वाला है, वो WH वर्ड वाला है, या वो स्टेट या डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है। तो ये भी आपको वहां से समझना होगा और इसके मुनासबत से फिर आप
तय कर पाएंगे कि जो जवाब आप देने जा रहे हैं उसकी प्रोबेबल लेंथ क्या हो सकती है, उसका मटेरियल जो है वो क्या हो सकता है। लिखने से पहले आपको ये अंदाजा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द स्कोप के बाद, दैट इज अब हमने ये बात की आखिरी पॉइंट कि अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम पहले इसके एतबार से जो है वो चीजों को देखते हैं कि किस तरह से टाइप ऑफ द क्वेश्चन स्कोप के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम देखते हैं। मैं फिर से दोहराऊं कि अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप के साथ जुड़ी हुई है, इस मुनासबत से जो है वो हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो जब हम हेल्पिंग वर्ब वाला जो सवाल है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका जवाब देने की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे उसके जवाब का आगाज कैसे करेंगे, दैट इज स्टार्ट विद यस और नो। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं तो शुरू में उसे यस या नो करें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वो यस या नो में आपसे जवाब चाहता है। जब आप ये जवाब दे लें तो फिर फॉलोड बाय द वर्डिंग फ्रॉम द क्वेश्चन टू कंप्लीट द फर्स्ट सेंटेंस। फिर आप कोशिश करें जो क्वेश्चन दिया गया है उसी की वर्डिंग को दोहराएं यस या नो के बाद, और पहला जुमला इस तरह से तकमील में लेकर आए, इस तरह से पहला जुमला जो है वो पूरा करें। फिर उसके पहले जुमले के बाद आप जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन समझते हैं, आपको लगता है कि ये इसका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप उसमें ऐड करें। तो ये हेल्पिंग वर्ब के से शुरू होने वाले सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाना है वो आपने समझा। फिर डियर स्टूडेंट दूसरा कि WH वर्ड के क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है। सो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, we'll try to understand what each WH word actually asks। तो हमारे पास who है, हमारे पास when है, हमारे पास where है, why है, how है और what है। So who, dear students, asks something about person and personality। तो ये जहन में रख लें, ये स्कोप इस तरह से डिटरमिन कर लें कि जब who क्वेश्चन होगा तो you are essentially going to talk about some personality, किसी पर्सनैलिटी की बात करेंगे, तो उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको लगानी होगी। जब आप when क्वेश्चन की बात करेंगे तो when क्वेश्चन आस्क यू अबाउट टाइम, तो आपको इसके लिए जो रेलिवेंट डेट हो सकती है वो या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट है या डे का कोई टाइम है या डे का कोई सेगमेंट बताया गया है, उस एतबार से आपको इसका आंसर करना होगा। ये जरा ज्यादा इन डेप्थ मेमोरी जो है वो इसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड होगी। फिर वेयर जो है क्वेश्चन है दैट आस्क्स यू अबाउट प्लेस, तो प्लेस कोई भी हो सकती है, इसके लिए भी आपको जरा इन डेप्थ मेमोरी अगर होगी, सही टेक्स्ट रीडिंग है तो आप इसका जवाब कर सकते हैं। फिर वाई क्वेश्चन क्या आस्क करता है, वाई क्वेश्चन आस्क्स द रीजन, वाई क्वेश्चन जो है वो आपको रीजन की तरफ लेके जाता है। तो वाई क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको दोनों स्किल यानी कि मेमोरी और कॉम्प्रीहेंशन को बरूए कार लाना पड़ेगा। अगर आपकी, क्योंकि समटाइम्स वाई क्वेश्चन के आंसर्स में जो आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है वो टेक्स्ट में मौजूद तो होती है लेकिन वो एक जगह पे मौजूद नहीं होती, वो डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो बिखरी हुई होती है। सो उस मुनासबत से आपको जो है वो अच्छी मेमोरी और अच्छी कॉम्प्रीहेंशन दोनों जो है वो वहां पे रिक्वायर्ड होंगे। हाउ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या पूछता है, व्हाट डज इट आस्क, इट आस्क्स द मेथड ऑफ समथिंग और द वे और द प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है या वो मेथड क्या है या वो वे क्या है। हाउ डिड नॉर्मा कन्विंस हर हस्बैंड, हाउ डिड नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड टू पुश द बटन। फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल ये है तो ये वो पूछ रहा है कि वो प्रोसेस क्या है जिस तरह से जो है नॉर्मा ने अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश की। या चाइनाज वे टू प्रोग्रेस सेकेंड ईयर में अगर आप जाएं तो हाउ हैज द इंडिविजुअल इन चाइना बिन रेस्क्यूड फ्रॉम द आफ्टरमाथ ऑफ द कलोनियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है तो अगर किस तरह से इंडिविजुअल को रेस्क्यू किया गया है कलोनियलिज्म के आफ्टरमाथ से, आफ्टर इफेक्ट से, कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो इसका एक प्रोसेस है, एक पूरा वो वे है, वो तरीकाकार है, मेथड है जो बताया गया होगा, उसके अगेंस्ट हमने वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होगी। सो लिहाजा हाउ क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमें मेथड और प्रोसेस का सवाल पूछता है। और व्हाट जो है वो एक ऐसा जबरदस्त कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड है डियर स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द अबव,
यानी कि अगर आप ये कहें कि व्हाट वाज द टाइम ऑफ हिज अराइवल फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूं, तो ये व्हेन क्वेश्चन बन गया। और फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जी कि अगर आपसे ये कहा जाए व्हाट वाज द रीजन ही हेल्प्ड हिम, तो इसमें व्हाट से तो शुरू हुआ लेकिन रीजन पूछी जा रही है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द मेथड ही यूज्ड टू कन्विंस हिज राइवल्स, तो लिहाजा इसमें राइवल मींस एडवर्सरीज को कहते हैं। जस्ट जनरल मैं ये सवाल बोल रहा हूं, तो इसमें मेथड पूछा जा रहा है, तो एक्चुअली ये जो है वो हाउ क्वेश्चन है। सो लिहाजा व्हाट से ऊपर बयान किए गए, वर्ड से ऊपर वाले जो सारे क्वेश्चन हैं, हाउ वाई वेयर व्हेन वाले, ये कोई भी वर्ड से पूछे जा सकते हैं, तो वो इसकी वर्डिंग को देख के आपको ये अंदाजा करना होगा। सो आपने देखा कि ये किस तरह से इन सब को समझने से हमें पता लगता है कि ये किस तरह से स्कोप के साथ जुड़े हुए हैं। फिर एक बड़ी जनरल मेथडोलॉजी, ये मैं समझता हूं कि एग्जामिनर को आप फैसिलिटेट करते हैं और ये आपके सवालात के जवाब में एक रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ये जो मैं अभी जुमला पढ़ने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो ये मेरे एक्सपीरियंस का मैं समझता हूं क्रक्स है। और एज एग्जामिनर अगर मैं बन के देखूं तो ये मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। क्यों? और फिर अगर आप हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सिस्टम को सामने रखें तो ये बात आपको ज्यादा सेंस बनाती हुई समझ जो है वो नजर आएगी। और वो क्या है, एक्चुअली द फर्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या कहते हैं कि वो आंसर होता है। ये याद रखिएगा, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का असल आंसर है वो फर्स्ट सेंटेंस होता है, और वो जवाब जो है क्या कहते हैं कि वो ही होता है। बाकी बाद में आप उसका सपोर्टिंग मटेरियल या रेलेवेंट बातें जरूर ऐड करते हैं, वो जरूरी हैं, वो लगानी भी हैं, लेकिन असल में पहला जो जुमला होता है वही असल में उसका जवाब होता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं ये अब देखिएगा। द फर्स्ट सेंटेंस शुड स्टार्ट विद द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन टू मेक द आंसर टू द पॉइंट, रेलेवेंट एंड सेटिस्फैक्टरी फॉर द एग्जामिनर। तो वो पहले जुमले को सही कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टू द पॉइंट रखने के लिए, एग्जामिनर के लिए सेटिस्फैक्टरी रखने के लिए, एग्जामिनर के लिए और टेक्स्ट से रेलेवेंट रखने के लिए हम जो है वो उसको क्वेश्चन की वर्डिंग से ही उसका आगाज करेंगे। ये टेक्निक जब जो बच्चे 10th में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं तो उनको वहां पे ये रिकमेंड की जाती है, बताई जाती है कि जो एक सर्टेन पैसेज में से सवाल बने तो उसका जवाब देना जो है वो आप क्वेश्चन की वर्डिंग से शुरू करें, उससे ये फवायद आपको हासिल होंगे। फिर इसके बाद जब आप पहला जुमला लिख लें तो उसके बाद ऐड relevant and explanatory information to make it long enough as per the prescription of the board, that is 3 to 5 lines। तो बोर्ड हमसे 3 to 5 lines का कहता है। अब 3 to 5 lines में नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने आएंगे ये वेरी करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस की लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है। किसी के सेंटेंसेस लेंथी हो सकते हैं, किसी के सेंटेंसेस शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट एज अ टीचर एंड एज एन एग्जामिनर आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट दिस, दैट इज यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। आप छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जितने शॉर्ट सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे आप सेंटेंसेस की लेंथ को बेटर मैनेज करेंगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कम करेंगे। सो आंसरिंग द WH क्वेश्चन के बाद हमारा तीसरी जो टाइप थी वो है आंसरिंग द नोट और डिस्क्रिप्शन। मैं फिर से दोहराता चलूं, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप के साथ इसको एक्चुअली रिलेट कर रहे हैं कि ये टाइप अगर आप समझेंगे तो आप स्कोप को सही समझेंगे, और अगर स्कोप को सही समझेंगे तो फिर राइटिंग केयरफुली आप जो है की तरफ बढ़ जाएंगे और सही राइटिंग कर सकेंगे। फिर नोट और डिस्क्रिप्शन जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े वाजे होते हैं, जैसे कि सच क्वेश्चंस आर वेरी ऑब्वियस रिगार्डिंग व्हाट दे आस्क और देयर स्कोप। द चैलेंज इज टू कंट्रोल देयर लेंथ। अब ऐसे क्वेश्चन में अमूमी तौर पे लिखने के लिए मवाद काफी होता है। आपका चैलेंज सिर्फ ये है कि उस काफी सारे मवाद में से आपने इतना मवाद चुनना है जो 3 to 5 लाइंस में पूरा आ जाए। इसका चैलेंज ये स्टूडेंट सिर्फ ये है, बाकी ये ऑब्वियस है, इनका स्कोप जो है वो इनमें लिखने के लिए मवाद काफी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा टेस्ट ये है कि हमने बोर्ड की प्रेस्क्राइब लाइन से गैर जरूरी तौर पे बढ़ना नहीं है, ताकि हम कम से कम गलतियां करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जब लिखते हैं तो काफी गलतियां कर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, तो हमने पहला स्टेप समझा कि स्कोप क्या है और स्कोप को अंडरस्टैंड कैसे करना है, और जो है वो स्कोप
के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो किस तरह से जुड़ी हुई है, इसका हमने बड़ा डिटेल जो है वो ली। देन वी कम टू राइटिंग केयरफुल। क्या इसमें हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इनमें हमें खास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको आपने बाकायदा तौर पे नोट करना है और उसको फॉलो करना है। और अपनी प्रैक्टिस जब आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अब से ऑनवर्ड आप करेंगे तो इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है खुद से, चाहे असाइनमेंट बना के करना चाहें आप, या आप जब एग्जाम में बैठ के खुद से लिखना चाहें, तो इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखें, पेश नज़र रखें, तो यकीनी तौर पे आपके सवालात जो हैं, सवालात के जो जवाब हैं वो गलतियों से पाक हो सकते हैं। पहली बात, मोस्टली द फर्स्ट सेंटेंस मस्ट बी द आंसर टू द क्वेश्चन। ये मैंने बात आपसे पहले भी कही कि ये सबसे ज़रूरी और अहम बात है एग्जामिनर के लिए, आपके लिए, कि असल जवाब जो है वो आपका पहला जुमला ही होता है। सो वो उसको आप उस तरह से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब में हमने उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हमने कहा येस और नो से उसका आगाज करके क्वेश्चन की वर्डिंग से ही पहला जुमला हमने कंस्ट्रक्ट करना है। और WH वर्ड क्वेश्चन से हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हमने हर एक WH वर्ड के स्कोप को देखा कि वो हमसे पूछता क्या है, उसके मुताबिक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लगा के पहले ही जुमले में हमने उसका एक्चुअल जवाब देना है, बाकी में हमने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऐड करना है, जो कि यहां पे भी है। फॉर द फर्स्ट एंड ऑल रिमेनिंग सेंटेंसेस ऑफ द सेंटेंस, ये अब जरा देखिएगा कि टेंस सीक्वेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे सवालात का जवाब देने में सबसे बड़ी चीज जो वायलेट ग्रामर में करते हैं, दैट इज द टेंस सीक्वेंस। एक सिंपल असूल ये है कि जो क्वेश्चन का टेंस है वो ही आंसर का टेंस है, यानी कि Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, A स्टैंड्स फॉर आंसर। जो क्वेश्चन का टेंस है वो ही आंसर का टेंस है। अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस है और तो आंसर में भी पास्ट टेंस होगा। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस है तो आंसर में भी प्रेजेंट टेंस होगा। क्वेश्चन में पास्ट टेंस है तो आंसर में भी पास्ट टेंस होगा। तो ये क्या कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर क्या कहते हैं कि दूसरी गलती ये करते हैं बच्चे कि पहले जुमले में तो पास्ट लिख दिया, पहले जुमले में तो पास्ट लिख दिया, लेकिन जो ही दूसरे तीसरे जुमले पे जाते हैं तो वो फिर पास्ट बहक के प्रेजेंट बन जाता है या फ्यूचर बन जाता है। इसकी बड़ी वजह ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो पहले उर्दू के जुमले को अंग्रेजी में जो है वो लेके आते हैं। जब वो उर्दू के जुमले को अंग्रेजी में लेके आते हैं तो ट्रांसलेशन करते हुए ये गलती हो जाती है अक्सर। तो उसका तरीकाकार जो है वो क्या है, वो हमने इसके तीसरे स्टेप में रखा है कि हम उसको रीचेक भी करेंगे, वो आगे जब हम जाएंगे तो उस पर बात करते हैं। सो क्वेश्चन का जो टेंस है वो ही आंसर का भी टेंस होगा, ये बड़ी बात है। और फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपने लिखनी है, उसका जो बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बताया है इसको काबू करने का डियर स्टूडेंट्स, एक कॉमन स्टूडेंट के तौर पे वो ये है कि राइटिंग शॉर्ट सेंटेंस इज रिकमेंडेड। तमाम बच्चे राइटिंग में अच्छे नहीं होते, बहुत सारे बच्चों को लिखने में ट्रबल्स होती हैं, वो खुद से नहीं लिख सकते, ख़ास तौर पे जब वो बग़ैर सोचे समझे लिखते हैं तो वो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। और एग्ज़ाम के प्रेशर में ख़ास तौर पे फर्स्ट ड्राफ्ट में गलतियां हो जाना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़े बड़े राइटर्स भी जब अपने नॉवेल्स का बुक्स का फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं तो उनमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें तो उसके नंबर मिलने हैं। सो लिहाजा इस बुनियाद पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को काबू करने का एक तरीका तो ये है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सारी समझ लें, तो वो उस पे ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप लिखते जाएंगे, आपकी गलतियां पॉइंट आउट होती जाएंगी तो आपको पता लगता जाएगा। लेकिन अगर ये तो लंबा प्रोसेस, इन द मीनवाइल क्या करें, डू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट एज लिटिल सेंटेंसेस एज पॉसिबल। उससे आप जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सही अंदाज के साथ और मैनेजेबल वे के साथ और सही मुनासिब वक्त पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक जो चंद बात एग्जामिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स की डिडक्शन के 1 मार्क कैन बी डिडक्टेड फॉर अ मेजर टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक। ये अमूमी तौर पर एग्जामिनर इस जो है वो बात को फॉलो करते हैं। इररेलेवेंट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन 0 मार्क्स, कि आपका सवाल जो है वो कुछ पूछा गया था, व्हेन क्वेश्चन था आपने वाई आंसर कर दिया, वाई क्वेश्चन था आपने उसमें व्हेन आंसर कर दिया। सो ये बिल्कुल जो है वो 0 मार्क में रिजल्ट होगा। और फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स पे इतने ज़्यादा एग्जामिनर फोकस नहीं होते, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ी वाज़ेह मिस्टेक हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर
वो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, वो 0.5 भी काट सकते हैं, लेकिन मिनिमम 0.5 जो है वो काट सकते हैं। कभी कभार अगर उनका मूड हो या वो इतनी ऑब्वियस हो तो वो 1 भी काट सकते हैं। इसका बड़े वाजे तौर पे क्या कहते हैं कि ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर ये बात वेरी कर सकती है, लेकिन हमने जो है वो ये भी रूम नहीं देना एग्जामिनर को कि वो ये नंबर काटे। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने रीचेक करना है डियर स्टूडेंट्स। तो रीचेक करने से क्या मुराद है, ये भी हम सीखते हैं, ये भी हम समझते हैं। रीचेक कब करना है, पहले तो ये सीखिएगा कि व्हेन टू रीचेक, ये जरा समझते हैं। रीचेक आंसर्स आफ्टर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस इन रेगुलर, जो आप क्लास में टेस्ट वगैरह देते हैं उसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिए, तो फिर लिखने के फौरी बाद आप उसको रीचेक करें, ये उसका वक्त ये है, ठीक है। और कैसे करें, हाउ, कैसे रीचेक करें, तो इसको भी देखें। रीचेक आंसर्स आइदर विद द फिंगर और पेन और पेंसिल, जैसे ये पेन और पेंसिल मूविंग अलोंग द रिटन लाइन, दैट इज द प्रॉपर वे टू रीचेक। ये नहीं है कि सिर्फ नजरी तौर पे ऊपर ऊपर से सर घुमा के, तेजी से गर्दन घुमा के आपने जब उसको रीचेक कर लिया। बाकायदा तौर पे पुट योर फिंगर ऑन द लाइन और पुट द पेंसिल और पेन, ऑब्वियसली कि वो उसको खराब ना करें, कि उसकी मतलब क्या कहते हैं स्मजेस ना बन जाएं, दाग ना बन जाए, उसको इस अंदाज से जो पेन और पेंसिल को यूज करें कि और मूव अलोंग करें जो आपने लिखा है, जो तहरीर लिखी है, उससे आपको आपकी गलती का सही अंदाजा होगा, अदरवाइज आपको आपकी गलती का सही अंदाजा नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं कि क्या रीचेक करें, सबसे पहले अपना टेंस का सीक्वेंस रीचेक करें। टेंस का सीक्वेंस जो है वो रीचेक करें कि आपके शुरू से एंड तक तमाम सेंटेंसेस में टेंस एक ही है कि नहीं है, ये जरूर देख लें। और इसी तरह लॉन्ग सेंटेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो आपने लिखे हैं उनको खास तौर पे क्रिटिकली अपने नॉलेज के मुताबिक एक दफा जरूर देखें कि उनमें कोई गलती तो नहीं रह गई। और जो आर्टिकल है खास तौर पे और स्पेलिंग है, बहुत सारे बच्चे प्रॉपर नाउन्स से पहले, फॉर एग्जांपल नॉर्मा है तो नॉर्मा से पहले भी अगर फॉर एग्जांपल द लगा दें तो ये जो है वो गलत है। ये मतलब आर्टिकल शुरू में आ जाता है तो बच्चे शुरू में ही जो है वो गलती जो है वो कर जाते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल नॉलेज है तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम द नहीं यूज करते, तो शुरू में नॉलेज का वर्ड आया तो शुरू में द लगा दिया, तो ये भी गलती है। खास तौर पे शुरू में जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लें, प्रॉपर नाउन से पहले अमूमी तौर पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, और सिंगुलर नाउन से पहले, कॉमन नाउन से पहले, सिंगुलर और कॉमन नाउन से पहले हमें ए या एन में से कुछ ना कुछ जरूर यूज करना होता है। ये उसकी मैंने एक बड़ी बुनियादी बात बताई। और ऑब्वियसली स्पेलिंग्स को जो है वो चेक करें साथ साथ। तो अगर आप रीचेक करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्या करेंगे, व्हाट यू विल रीचेक, तो टेंस के सीक्वेंस को, लॉन्ग सेंटेंसेस को खास तौर पे क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और आर्टिकल और स्पेलिंग को। ये 3 चीजें अगर आप डियर स्टूडेंट्स चेक कर जाते हैं तो आपकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, ऑलमोस्ट डाउन टू नथिंग जो है वो चली जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो ये सेगमेंट है इसमें हमने जो पढ़ा, सीखा, समझा, उसकी अब हम जरा एप्लीकेशन देखते हैं कि ये क्या है। हमने बुनियादी तौर पे डियर स्टूडेंट्स हाउ टू आंसर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने 3 बातें की हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, इसको जरा ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी हमने बात की राइटिंग केयरफुली, और तीसरी बात हमने की रीचेकिंग। तो अब ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, डिड नॉर्मा लव हर हस्बैंड, ये पहली मिसाल है। तो और ये आप देख लें कि कौन सा क्वेश्चन है, ये हेल्पिंग वर्ब से आगाज होने वाला क्वेश्चन है। सो ये हेल्पिंग वर्ब से जो है वो शुरू हो रहा है। और क्या कहते हैं कि ये डिड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि इस क्वेश्चन का टेंस क्या है, दैट इज पास्ट टेंस। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस क्वेश्चन के आंसर का आगाज यस और नो से करना है और पास्ट टेंस ओवरऑल मैंने इसमें जो है वो प्रेजेंट करना है। सो एक और चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की, ये देखिएगा कि यहाँ पे जो है वो हेडिंग जो है वो मैंने लिखी है। ये हेडिंग मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंटेशन की खातिर जो है वो लिखते हैं, लेकिन वो हेडिंग लिखने में भी समटाइम्स जो है ना वो अजीबो गरीब सी एक ऐसी फ्रेज बनाते हैं जो कि स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली ठीक नहीं होती। तो अगर आपने हेडिंग लिखनी है तो कोशिश करें कि उसको ठीक बनाएं, आप उस स्ट्रक्चर को जो है वो सही बनाएं। जैसे
नॉर्मा लव, ये अगर मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन इसको हाईलाइट करने का मतलब ये है कि ये अल्फाज जो हैं वो इस हेडिंग में यूज हो सकते हैं. सो ये क्या लिखा है जी, नॉर्माज लव फॉर हस्बैंड. अब ये एक प्रॉपर फ्रेज है, स्ट्रक्चरली एक मानी देती है ये इतना सेगमेंट भी. अगर सिर्फ आप नॉर्मल लव लिखेंगे तो इट वुड नॉट मेक अ फ्रेज, और ये बजाय इसके कि पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़े, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी. तो सही फ्रेज लिखना, अगर आपने इसको इवन प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए भी लिखना है कि वो अच्छी लगे हाईलाइट होके मार्कर से, तो वो भी आपको सही लिखनी चाहिए. इस पे एग्जामिनर एतराज कर सकता है. तो इसलिए मैंने ये जो है इसको भी यहाँ पे एड्रेस किया और लिखा भी है ताकि आप इस पे गौर करें. फिर अब आप इस सवाल का जवाब देखें, यस. तो हमने इसका आगाज जो है वो यस से किया, और फिर नॉर्मा लव्ड हर हस्बैंड. तो ये असल में यहां तक हमारा जवाब पूरा हो गया है. अब आगे सिर्फ हमारा काम ये है कि ऑनवर्ड हमने इस बात को सपोर्ट करना है कि किस तरह से. तो ये इससे हमारा जो सारी बात जो है वो पूरी हो जाएगी. दो चीजें कि ये यस है, और हमने ये जो पास्ट टेंस हमने डिटरमिन किया था, तो यहां पे भी हमने पास्ट ही लगाया. नॉट ओनली डिड शी विश टू स्पेंड हर लाइफ विद हिम बट ऑल्सो वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट. अब यहाँ पे फिर देखिए, ये डिड हमने लिखा और ये पास्ट है, और यहाँ पे ये वॉन्टेड है, ये भी पास्ट है. फिर हाउ एवर देयर ओपिनियंस डिफर्ड, मुख्तलिफ थी उनकी ओपिनियंस, और रिगार्डिंग द मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो बेहतरी का तरीका था उसके हवाले से उनकी ओपिनियंस डिफरेंट थी. दैट्स वाई शी एक्टेड इंडिपेंडेंटली. इसी वजह से उसने क्या कहते हैं कि उन चीज़ों की लालच में आके, और उनकी चीज़ों की जो उसे $50,000 से मिल सकती थी, उसकी लालच में आके उसने जो वो बटन दबा दिया. दैट्स वाई शी एक्टेड इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट हर हस्बैंड्स विश एंड पुश द बटन. तो बटन उसने बेशक दबा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत नहीं करती थी. शी लव्ड हर, शी लाइक्ड हिम, और शी लव्ड हिम. सो ये हम अब आप देख लें कि हमने सारा जो जुमला है ये भी देखें, ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पे एक्टेड है, और यहाँ पे ये पुश्ड है. सो सारा टेंस जो है वो ओवरऑल शुरू से एंड तक पास्ट है. आगाज हमने यहाँ से किया है. इसमें अगर आपको लगता है कि कोई एक आध इंफॉर्मेशन जो है वो, मैंने यहाँ पे 2 और जुमले लिखे हैं, 3 जुमले और लिखे हैं, तो ये 3 to 5 लाइंस के अंदर बीच बीच में जो है ये इसका स्कोप मैंने पूरा कर दिया है. फिर इसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, हैज मिस्टर चिप्स एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड. ये मिस्टर चिप्स में से है, जैसे आप ये मिस्टर चिप्स के 16वें चैप्टर में से है. सो फिर देखिएगा इसकी हेडिंग, मिस्टर चिप्स इज ट्रेवलिंग अब्रॉड. तो अब ये एक प्रॉपर मीनिंगफुल फ्रेज है. हेल्पिंग वर्ब से आगाज हुआ है, ये हैज क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली परफेक्ट है. सो क्या कहते हैं कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट में इसका आंसर कर सकते हैं. दोनों टेंसेस में इसका जो है वो हम जवाब दे सकते हैं. हैज मिस्टर चिप्स एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड. तो अब आप देखिएगा कि यस, मिस्टर चिप्स वंस ट्रेवल्ड अब्रॉड आफ्टर हिज रिटायरमेंट. सो ये हमने इसका देखिएगा कि ये हमने यस से किया, और ये हमने यहाँ पे पास्ट में रखा है, तो ये पास्ट में हम यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका आंसर दे सकते हैं. आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वेंट टू रिवियरा, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ही वेंट देयर. ये देर की स्पेलिंग ये मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये देर ये वाला. ड्यूरिंग कोल्ड वेदर ही गॉट चिल देयर. तो ये जो आप देखें कि रीचेकिंग का फायदा हो रहा है. आफ्टरवर्ड्स ही नेवर वेंट अब्रॉड. तो ये क्या कहते हैं कि वेंट है, यहाँ पे टेंस का सीक्वेंस सबका एक जैसा है, और सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स आप देखें, हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि मैनेज हो, और आपको भी लिखने और एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंड करने आसान हो. फिर इससे अगली मिसाल ये स्टूडेंट्स हम उस पर आते हैं. व्हाट वाज द ऑफर गिवन बाय मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ड्स ऑफर, ये इसकी हेडिंग है. और फिर पहला जुमला देखिएगा, मिस्टर स्टीवर्ट ऑफर्ड $50,000 टू आर्थर एंड नॉर्मा. बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट जवाब हमने पहले जुमले में दे दिया. फिर इन रिटर्न ही डिमांडेड फ्रॉम देम टू पुश अ बटन. ये उस ऑफर का दूसरा हिस्सा है, लेकिन पहला हिस्सा और जो इंपॉर्टेंट हिस्सा वो हमने पहले बयान कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पुश someone in the word someone they didn't know would die. अब यहाँ पे बड़ा चैलेंज जो है कि टेक्स्ट में ये यहाँ पे would नहीं है, will है.
डिडंट नहीं, डोंट है, लेकिन चूंकि सवाल हमारा पास्ट में था, अब आप देखें यहाँ पे भी पास्ट हमने रखा, ये भी पास्ट हमने रखा, और ये भी खास तौर पे डिडंट और ये वुड भी जो है वो हमने पास्ट में रखा। ये टेंस के सीक्वेंस को हमने पूरी तरह से मेंटेन किया है ताकि ये बात हमारी शुरू से एंड तक एक ही टेंस में जाए, और एग्जामिनर के लिए ऑब्वियसली तभी ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं रहेगी। फिर व्हेन डिड राल्स्टन लीव ब्रुकफील्ड, ये व्हेन क्वेश्चन है और ये वक्त के बारे में ऑब्वियसली पूछ रहा है, और ये भी मिस्टर चिप्स का जो है वो क्वेश्चन है, और ये मिस्टर चिप्स के 12वें जो है वो चैप्टर में से है, 12वें चैप्टर में से। राल्स्टन जो है वो यंग हेडमास्टर था ब्रुकफील्ड का, और कब उसने जो है वो ब्रुकफील्ड को छोड़ा, तो ये हम जरा इस पे देखें। राल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड इन 1911। वेरी शॉर्ट सेंटेंस बट वेरी मच टू द पॉइंट, और इसका आंसर हमने पहले जुमले में दे दिया है। और फिर इट वॉज, ये भी अब रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, इट वॉज 3 years आफ्टर ही हैड अ रो विद मिस्टर चिप्स। रो इज स्क्वरल, रो जो है वो डी स्टूडेंट स्क्वरल को कहते हैं। 3 साल बाद उसने छोड़ा जब उसकी मिस्टर चिप्स से क्वरल हुई थी। ही एक्चुअली वांटेड टू बेटर हिमसेल्फ, ये बेटर हिमसेल्फ जो है वो एग्जैक्ट टेक्स्ट की जो है वो वर्ड्स हैं। तो ये हमने इस अंदाज से छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और हम टेंस के सीक्वेंस को साथ साथ जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। सो इस तरह से हमारे सही सवालात के जवाब आते जा रहे हैं। और आखिरी डियर स्टूडेंट्स 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो इसकी हेडिंग चेक कीजिएगा, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये हमारा क्या कहते हैं कि सवाल है, और इसकी ये हेडिंग है। अब ये नोट वाला क्वेश्चन है, इसका स्कोप ज्यादा है, और ये अगर इसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को देखें तो ये पूरे एक पैराग्राफ पे फैली हुई है। फर्स्ट जो लेसन है उसके एक पूरे पैराग्राफ पर जो है ये मुश्तमिल है, पूरे का पूरा पैराग्राफ है, लेकिन हमने उसमें से रेलिवेंट जो है वो बातें निकालनी है, जिससे हमारा ये आंसर जो है वो सफिशिएंट लेंथ के साथ आंसर हो जाए 3 to 5 लाइंस के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, नोबडी नोज। अब क्या कहते हैं कि इसमें टेंस की कैद नहीं है, आप इसमें खुद से प्रेजेंट या पास्ट की डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रेजेंट का जो है वो सिलेक्शन जो है वो की है। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ, व्हेन और व्हाई लाइफ बिगैन। हाउएवर साइंटिस्ट्स बिलीव, हम साइंसदानों का ख्याल है, इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। ये ऑलमोस्ट टेक्स्ट की ही अल्फाज हैं, लेकिन मैंने जुमले और तरह से छोटे जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं ताकि वो मैनेजेबल हो जाए। दीज ऑर्गेनिजम्स could reproduce themselves before dying. This humble beginning grew more and more complex. Finally, the life assumed the form of humans. आखिरकार इस लाइफ ने ह्यूमंस की जो है वो फॉर्म इख्तियार कर ली। तो ये बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में एक रेलिवेंट नोट है, एक मुनासिब लेंथ का, जो कि बोर्ड की गिवन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हमने एक ही टेंस को जो है वो यहाँ पे मतलब मेंटेन किया हुआ। ये कोड जो है क्या कहते हैं कि इसका टेंस से जनरली ताल्लुक नहीं होता, तो ये ना समझिए कि ये पता नहीं पास्ट हो गया। सो तो ये यहाँ पे बहरहाल एक हम इवेंट पास्ट को रेफर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमने इसको रेफरेंस टू पास्ट के तौर पे यूज़ किया है। तो इसलिए इस फ्लो में मतलब इस कहानी या इस डिस्क्रिप्शन के फ्लो में यहाँ पे पास्ट टेंस बनता है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं कि यूज़ किया है यहाँ पे रिफरिंग टू द पास्ट, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है, कॉन्टेक्स्ट में इसकी ज़रूरत है। फिर इसी तरह आखिरी बात ये स्टूडेंट जो है वो आखिरी सेंटेंस, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हॉलो मैन। ये हमारी बुक 3 की पोएम है, 10वीं पोएम है, फीचर्स ऑफ हॉलो मैन। इसको अब प्रेजेंटेशन देखिएगा थोड़ी डिफरेंट है, अगर ज़्यादा बात हो तो आप इसको इस तरह से पॉइंट्स की बुलेट्स की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स, ये एस इसमें से मिसिंग है, ऑफ हॉलो मैन रीचेकिंग, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हॉलो मैन, तो ये हमारा जो है वो पॉइंट, और इसके कॉलन के बाद हम सारा कॉलन, आपको पता है जब आपने लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी होती है तब यूज करते हैं, तो अब हम लिखें देयर माइंड्स हैव नो विजडम, ये एक बात बताई गई है। देयर कम्युनिकेशन इज वर्थलेस, दे हैव नो फॉर्म एंड कलर,
दे लैक स्ट्रेंथ बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। तो ये 4 छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, तो वो हमने इसको लिख दिया। डियर स्टूडेंट, इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में जो चैलेंज है उसको जरा देखिएगा। वो चैलेंज ये है, माफ कीजिएगा, वो ये है कि ये देयर माइंड्स हैव नो विजडम, ये एक पूरा जुमला है। इसका अपना सब्जेक्ट है, देयर माइंड्स हैव इसका वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। सो ये एक पूरा जुमला है। तो अब क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि पहला तो आपने जब पॉइंट लिखा वो एक सेंटेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल आप देयर कम्युनिकेशन इज वर्थलेस की बजाय अगर आप ये लिखते हैं वर्थलेस कम्युनिकेशन, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा लिखा जाना बिल्कुल गलत है, और वो आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पैरेलल नहीं रहने देगा, और ये ठीक नहीं है, और एग्जामिनर इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये बेसिकली एक क्या है, ये एक फ्रेज है, और ये जो हमने ये लिखा ये एक सेंटेंस है। हमने जो, तो अगर सेंटेंस लिखें तो सारे सेंटेंस लिखें, अगर फ्रेज लिखे तो फिर सारी ही फ्रेजेस लिखें, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे भी नो फॉर्म एंड कलर फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर देते हैं तो ये भी फ्रेज होगी, ठीक है। और या हम तीसरी भी ये लिख दें लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी एक फ्रेज होगी, और ये भी अगर हम लिख दें नो विजडम। अब ये चारों फ्रेजेज हैं, तो ये इस तरह से भी ठीक है। अगर फ्रेजेस लिखनी है तो फिर चारों फ्रेजेस लिखें, सारी फ्रेजेस लिखें, या फिर जो है वो हम इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो कि स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं, एक्चुअली उसमें से मैंने ये पिक्चर्स लेके दिखाई हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह की गलतियां करते हैं। सो इसको देखिएगा। पहला ये एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, ये सवाल है, इसकी हम सिर्फ इसको ग्रामेटिकल एंगल से इसको देखते हैं। नॉर्मा थॉट दैट, अगर हमने इसको देखा है, अगर हम इसको देख रहे हैं तो दैट मिस्टर स्टीवर्ट अ सेल्समैन, अगर आप इसको देखें इतना, तो दैट मिस्टर स्टीवर्ट अ सेल्समैन ये कोई जो है वो मान ही नहीं बनाता। या तो इसके लिए, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या है जरूरी है, वो ये है कि नॉर्मा थॉट दैट मिस्टर स्टीवर्ट वाज, इसमें जब तक ये वर्ब नहीं लगेगा ये पूरा जुमला ही नहीं है, तो लिहाजा इसकी स्ट्रक्चर ही जो है वो गलत हो जाती है इस तरह से। अगर ये दैट लगाना है तो फिर हमें यहाँ पे ये वॉज भी लगाना पड़ेगा। हु वांटेड टू सेल लिखा है, सेल बेसिकली एक नाउन है, यहाँ पे सेल आना ही नहीं है, ये सेल आना है जो कि एक वर्ब है। समथिंग और एंड वेस्टिंग, अब यहाँ पे देखिएगा हु वांटेड टू सेल, अब ये टू सेल है, एंड वेस्टिंग की बजाय यहाँ पे वेस्ट आएगा, जब ये वेस्ट आएगा तो तब ठीक हो, एंड वेस्ट हर टाइम। और फिर सो शी रिएक्टेड दैट शी, अब देखिएगा कि ये टेंस का जो है वो सीक्वेंस वायलेट हो गया, यहाँ पे हमें वॉज यूज करना था। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं? फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज होती हैं, ये आपको पता है। फैन एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, और ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो। तो ये फैन बॉयज से जब हम दो पूरे जुमले कनेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कनेक्ट करते हैं, तो उससे पहले ये कॉमा लगाते हैं, इसलिए लगाया। फिर इज बिजी एंड दिस मेक्स, फिर जो ये टेंस की जो है वो वायलेट कर दिया, यहाँ पे मेक्स जो है वो लगाया हमने, यहाँ पे मेड लगाना था। और मिस्टर स्टीवर्ट एंग्री, दैट्स वाई के बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। तो ये इसने, एक तो बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो अप्रोच यूज किया वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज किया, बिल्कुल एंड पे जाके उसके जवाब को वाजे किया, हालांकि ये पहले जुमले में भी हो सकता था। सो लिहाजा इसका नंबर काट कूट के ये इसके 0.5 देखे। अब देखिएगा कि ये दिखने में बिल्कुल आपको बच्चा ये कहेगा कि मैंने इतना लंबा आंसर लिखा है, लेकिन इसमें इतनी सारी गलतियां हैं। अगर एग्जामिनर इसको देखे तो उसमें इतनी सारी इंप्रूवमेंट का मार्जिन मौजूद है। फिर इससे नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारा व्हाई डिड हैरी वांट टू स्टे, ये फर्स्ट ईयर के जो है वो डार्क डिफरेंट गोल्डन आइट वाला जो लेसन है उसमें। अब ये वो मैं बात जो कर रहा था कि ये हैरी एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाना, ये तो एग्जामिनर को पहले ही दावत दे देना है कि वो गलती करे यहाँ पे। तो ये डेफिनेट आर्टिकल जो है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता। हैरी वांटेड टू स्टे ऑन मार्स बिकॉज हाउ ही बिकेम अ मार्शियन मैन, नाउ ही बिकेम अ मार्शियन मैन एंड ही डिडंट लाइक the lifestyle of earth people, so he didn't wanted to go back। अब देखें, अब यहाँ पे जो गलती है वो ये है कि now he had आना है, यहाँ पे एक्चुअली ये past perfect आना है कि ये
पास्ट में ये पहले हो चुका था। किससे पहले हो चुका था? वो उसके स्टे करने से पहले, यानी कि हैरी स्टे तभी करना चाहता था जब वो मार्शन बन चुका था। तो ये पहले हो चुका था, तो इसलिए इसके साथ हैड लगना है। तो ये हैड जब लगेगा तो बिकेम नहीं आएगा, बिकम आएगा। ये टेंस की गलती है। अ मार्शन मैन एंड ही डिडंट लाइक द लाइफस्टाइल ऑफ अर्थ पीपल, ये ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखें कि फुल स्टॉप लगा के सो से उसने जुमले का अगर आगाज किया है तो फिर हमें अमूमी तौर पे हम इससे करते नहीं हैं। सो से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुमले का आगाज नहीं करते, इसको इसी के साथ मिलाना चाहिए और कॉमा जो है वो इसके इसे लगाना चाहिए। सो ही डिडंट, जब डिड लग गया तो आपको पता है डिड के बाद हम वांटेड का इस्तेमाल नहीं करते, डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसने की, तो ये भी इसमें गलती इसकी हुई। फिर इसी तरह द क्लाइमेट ऑफ मार्स वॉज वेरी, ये स्पेलिंग की गलती है। सवियर के स्पेलिंग आपको पता है ये होते हैं। हॉट विंड्स ब्लू ऑल द टाइम, विच, अब ये देखिएगा कि टेंस की वायलेशन है। विच चेंज, यहाँ पे हैज लगाने की जरूरत नहीं, विच चेंज देयर स्ट्रक्चर। और हॉट विंड्स ब्लू ऑल द टाइम विच चेंज देयर स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेज, विच चेंज देयर नहीं, वो विच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर हाउसेज हो सकता है। एंड दे बर्न द कैनल्स ड्राई, तो ये क्या कहते हैं कि वॉज वेरी हॉट विंड्स, विंड्स के लिए ठीक है। दे बर्न द कैनल्स ड्राई, देयर वॉज हैवी फॉग एट नाइट, बाकी ये ठीक है। इसमें ये स्पेलिंग की गलती और ये टेंस की गलती और ये देयर की ये गलती थी। और इसी तरह से अगर सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बात करें, द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ, अब आप देखिए कि ये ऑथर लिख दिया, हालांकि वो आर्थर है, ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग की गलत लिख दी है बच्चे ने। was the life insurance policy was $25,000। तो इसकी ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। इसको लिखने का सही अंदाज ये है कि आर्थर्स लाइफ वाज इंश्योर्ड फॉर $25,000। आर्थर्स लाइफ वाज इंश्योर्ड फॉर $25,000। ये जस्ट मैं मेंशन करने के लिए कि सही लिखने का तरीका ये। विच वुड बी, अब वुड बी है तो इसके बाद जो है वो हमें डबल लगाना। इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट मीन्स 50। अब ये जो मीन्स अगर आप लिख रहे हैं तो इससे पहले फिर ये फुल स्टॉप नहीं लगाना। मीन्स अगर आपने लगाना है तो आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। $50,000 and it was the figure that was offered by Mr. Stewart। तो ये ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लग सकता है, लेकिन ये इसमें पहले सेंटेंस को प्रेजेंट करने का अंदाज और ये टेंस की गलती और ये इसके साथ स्पेलिंग की गलती भी थी। सो इसके बाद एक और है मिस्टर स्टीवर्ट्स एटीट्यूड। ये तो ये देखें कि हेडिंग में इतनी बड़ी करके लिखी और गलती लिखी। नॉर्मा वॉज बिजी, एंड वॉज है तो फिर हैज तो नहीं आना, हैड आना। एंड हैड नो स्पेयर टाइम टू लिसन के साथ प्रपोजिशन आती है टू मिस्टर स्टीवर्ट्स के बाद ये जुमला अगर ख़त्म करना है, क्योंकि ये कैपिटलाइज किया तो तभी ये कैपिटलाइज हो सकता है, अगर नहीं तो फिर ये कॉमा लगेगा और फिर ये ऑनवर्ड ये वाला कॉमा नहीं आएगा। अगर फुल स्टॉप लगे तो फिर कैपिटलाइज करके आप इसे। सो शी कंसिडर्ड के स्पेलिंग गलत हैं। द टोन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये वाला जो स्टाइल है ना, ये उन बच्चों का है जो डायरेक्टली सिर्फ हेल्पिंग बुक पे डिपेंड करते हैं और सिर्फ हेल्पिंग बुक से रट्टा लगा के जो है वो क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं। देखें, ये जो सारी हमने बात की है ना, ये हमने बात की है उन बच्चों के हवाले से, खास तौर पे जो टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, हेल्पिंग बुक भी पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत खुद भी लिखते हैं। वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ टेक्स्ट हेल्पिंग बुक को जो है वो रट्टा लगाना है, उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि वो फिर रट्टा ठीक लगाएं और लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि गलतियों से बच जाएं। तो अगर आप ये वो तमाम बच्चे, ये सारी बातें जो हम करें उन बच्चों के लिए जो टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, हेल्पिंग बुक भी कंसल्ट करते हैं और अपना भी आंसर बीच में अपने अल्फाज भी यूज करते हैं, ये सारी बातें उनके लिए हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स पॉलिसी का एक और, मिस्टर आर्थर हैड, एंड ये हैज लिखा हुआ है, अगर इज हो तो फिर ये हैज भी हो सकता है। हैज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड मिसिंग है इसमें, ऑफ $25,000 की बजाय डॉलर्स होगा, which was to be doubled, ये which was doubled in case of accidental death, which was to be, जिसने होना था।
इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। तो ये टू बी से ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये मतलब क्या कहते हैं कि एक तो जवाब बहुत मुख्तसर है, सही पूरा जवाब नहीं है, रेलिवेंट लेंथ नहीं है, और उसके साथ जो है वो कुछ गलतियां भी हैं। तो इसको इस पे सिर्फ ये 0.5 का मार्जिन का नंबर दिया गया। और एक आखिरी ये बात, नॉर्मा ट्राइड टू कन्विंस हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब ज़रा देखिएगा, इसको समझिएगा कि ये गलती क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी कि ही डिडंट कॉल मी बिकॉज ही वॉज बिजी। इस बात को जरा समझ लीजिएगा कि ये जो पार्ट है ना, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है कि ये सेंटेंस से हट के एक पूरा मतलब दे सकती है, ये अपने आप में पूरा मतलब दे सकती है, लेकिन अगर इतना पार्ट बिकॉज ही वॉज बिजी तो ये इनकम्प्लीट सेंस है। इसलिए अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ें तो ये इनकम्प्लीट सेंस है, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप पढ़ें तो इसलिए ये डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट पार्ट कभी भी अलहदा से पूरा जुमला नहीं होती जब तक वो इसके साथ लगे ना, जब तक वो इसके साथ जुड़े ना। तो ये हम जब फुल स्टॉप लगा के डिपेंडेंट क्लॉज से बात शुरू करते हैं और फिर आगे उसे किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगाते नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल जो है वो ब्लंडर है, और इस पे भी एग्जामिनर मैक्सिमम आपको जो है वो डिसएडवांटेज दे सकता है। नॉर्मा ट्राइड टू कन्विंस हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, ये इसी के साथ रहेगा, ये बिकॉज इस तरह से लेगा, बिकॉज इन दिस वे दे वुड बी एबल टू फुलफिल देयर डिजायर। शी ऑल्सो, ये स्पेलिंग गलत है, थॉट दैट इफ, ये डबल कंजंक्शन है, दैट लग गया तो फिर इफ नहीं लगेगा। इफ सम अननोन पर्सन डाइड इट वुड नॉट बी अ मर्डर, ये आर्टिकल में से। मोर ओवर शी बिलीव दैट नो वन विल, अब ये देखें कि पहले सारा पास चल रहा था तो ये विल कैसे होगा, या वुड होगा, वुड डाई। व्हेन शी पुशेस नहीं आना, ऑब्वियसली चूंकि सारा पास्ट है तो ये पुश द बटन आएगा। तो डी सुन, ये टेंस का सीक्वेंस हमने देखा रीचेक करने में, आर्टिकल्स को देखा, और लंबे सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को, खास तौर पे ये जो आखिरी पॉइंट हमने जो है वो देखा है कि जब हम एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों मिलके जो सेंटेंस बनाते हैं, डी स्टूडेंट, सेंटेंस को हम स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो खास तौर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को अलहदा कर दें और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो अलहदा कर दें बिल्कुल ही, तो ये बात गलत। इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली बात तो ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज अलहदा से जुमला हो ही नहीं सकती, उसको ग्रामर की मिस्टेक में फ्रेगमेंट कहते हैं, तो वो गलत ही है। सो लिहाजा ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि हम इसको जो है वो इस तरह की गलती जो है वो ना करें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मैं जो है वो इसको कहूँगा कि ये जो सारा लेक्चर है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे आपको कुछ सीखने की में मददगार रहें, और अल्लाह ताला आपके इस क्वेश्चन में जो है वो आपकी भरपूर मदद फरमाए और आप इसमें पूरा स्कोर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।